current electricity part 1, which is very important. So now today we will start from Kirchhoff's law. Two type of Kirchhoff's law. Number 1 Kirchhoff current law and number 2 Kirchhoff voltage law. So we start with current law. Kirchhoff current law, इसको हम KCL भी बोल सकते हैं. ओके, सो ये क्या बोलता है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो. मतलब ये जंक्शन पे कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है और बाहर जा रहा है वो सबका प्लस क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो होगा. अब जंक्शन का मतलब आपको पता है, जैसे कि हमने जंक्शन बहुत बार सुना है स्टेशन पर. तो जो जंक्शन होता है वहाँ पे ही सारी ट्रेन आती है और वहीं से ही जाती भी है. सो यहाँ पर देखिए करंट आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो ये हुआ हमारा जंक्शन पॉइंट. तो जो करंट आ रहा है जंक्शन पर उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो जा रहा है, जो लीव कर रहा है जंक्शन को, उसको हम लेंगे नेगेटिव. सो I1 यहाँ एंटर कर रहा है तो हम क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव. तो I1, I2 लीव कर रहा है तो माइनस I2, I3 भी लीव कर रहा है तो माइनस I3 प्लस I4. क्यों? क्योंकि I4 एंटर कर रहा है, तो प्लस I4 एंड माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो. तो जितने करंट एंटर कर रहे हैं उसके इक्वल्स टू जितने करंट बाहर जा रहे हैं दोनों इक्वल होंगे. जैसे कि I1 प्लस I4, I2, I3, I5 हम अगर उस साइड ले ले, अगर हम इस साइड ले ले तो I1 प्लस I4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 प्लस I5. जैसे कि I1 एंड I4 दो करंट है, I1 एंड I4, अगर ये 1 है और ये 5 है तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 है. तो जितने करंट लीव कर रहे थे तो ये क्या होगा? 2, 3 एंड 1, तो उतना ही होगा लीव करने वाला करंट भी. और कि जो फर्स्ट लॉ का, करंट लॉ का फर्स्ट लॉ जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब आई होप आप सबको पता होगा. उसका मतलब क्या होता है? ना ही चार्ज हम जनरेट कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं. ऐसे ही जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है. So the charge cannot accumulate at the junction. The number of charges that arrives at a junction in a given time must leave in same time in accordance with the conservation of charge. Now, Kirchhoff second law. So, Kirchhoff second law क्या बोलता है? हमें फर्स्ट लॉ तो पता है, जो करंट एंटर कर रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव और जो बाहर जा रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव. अभी हम सेकंड लॉ देखें तो द अल्जेब्रिक सम ऑफ किर्चॉफ सेकंड लॉ, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ भी हम उसको बोल सकते हैं और उसको KVL बोला जाता है. तो द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs along any closed path in an electrical network is always zero. मतलब EMF एंड पोटेंशियल का जो प्लस है समेशन का, वो हमेशा इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा. EMF मतलब E एंड पोटेंशियल मतलब V, वोल्टेज. तो V इक्वल्स टू, हम अगर ओम्स लो ले तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR. तो हमने यहाँ लिया है IR. अब देखिए आप ये सर्किट देखिए ABCD. तो ये जो सर्किट है इसके अंदर हमने ये लूप लिया इस तरीके से क्लॉकवाइज. आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही लेना है. तो हमारे यहाँ दो लूप बन रहे ABCA एंड अनदर लूप ADCA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो किर्चॉफ लॉ का. तो ये बहुत ध्यान से समझे. हम सबसे पहले लेंगे ACDA, ये नीचे वाला लूप ACDA. ओके, तो आप यहाँ देखिए जो करंट है वो A से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से चालू हो रहा है. अब एक बात यहाँ एक नोट करिए, ये हुई EMF की, ये पॉजिटिव साइड हुई और ये नेगेटिव साइड हुई. और रेजिस्टेंस की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड कैसे हम देखेंगे? तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, तो करंट की डायरेक्शन वाली साइड पॉजिटिव है. जैसे यहाँ से करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइड, और यहाँ से जा रहा है तो ये नेगेटिव साइड होगी. याद रहे, ये पॉजिटिव साइड एंड ये नेगेटिव साइड, और इसकी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. ये तो आपको सिंपली पता ही होगा, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें. अब यहाँ पर देखिए A से करंट आ रहा है तो यहाँ हुई इसकी पॉजिटिव साइड, तो हमें पॉजिटिव नहीं पर हमेशा जो साइड आएगी उसके नेगेटिव लेंगे. तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2. फिर आगे बढ़िए, यहाँ से अब क्या आ रहा है? I2 R3.
तो I2 इस डायरेक्शन मतलब ये पॉजिटिव साइड हो गई और ये नेगेटिव साइड हो गई। तो ये प्लस साइड, ये नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, ये वाला, ये इसकी साइन नहीं लेनी है, बाद वाले की साइन हमेशा लेनी है। जैसे हम यहाँ से आए थे तो हमने यहाँ प्लस साइन ले ली, माइनस ली, तो माइनस I1 प्लस I2 R2। और यहाँ देखिए, अब यहाँ से I2 R3, तो ये भी क्या होगा, माइनस I2 R3 प्लस E1, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब हमें तो उसके बाद वाली साइन ही लेनी है ना, तो प्लस E2 इक्वल्स टू 0। अब वापस एक बार समझिए, यहाँ से हम स्टार्ट करें CDA, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो I1 I2, मैंने क्या बोला, यहाँ की ये वाली साइन नहीं लेनी, हमेशा ये साइन लेनी है। तो माइनस I1 I2 R2 हो गया, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है तो I2 R3, पर इस साइन नहीं लेनी, यही साइन लेनी है, तो माइनस I2 R3 और प्लस E2, क्योंकि मुझे इस साइड की तो कभी लेनी ही नहीं, उसके बाद वाली साइन ही हम लेंगे, तो ये प्लस E2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही ABCA में देखिए, तो ये I1 सबसे पहले E1 आ गया, तो E1 माइनस में आएगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है, ओके, प्लस I1 R1 एंड प्लस I2 R2, I1 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए साइन कन्वर्जेशन कैसे होता है। तो EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि अगर हम यहाँ हम कब नेगेटिव लेंगे, EMF जो ये EMF है वो हम नेगेटिव लेंगे जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव लेंगे जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो सेल में, ओके। द पोटेंशियल पोल इज टेकन नेगेटिव, अगर पोटेंशियल नीचे गिर रहा है, अगर कम हो रहा है तो हम उसको लेंगे नेगेटिव, और अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, ओके। जैसे कि यहाँ देखिए, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो हमने लिया माइनस I2 R3। आपको मैं एग्जाम्पल लूँगी जिसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप। फर्स्ट लूप क्या है, ABCF एंड सेकंड लूप देखिए FCDE। सबसे पहले हम फर्स्ट करंट का किरचॉफ करंट लॉ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये F को जंक्शन लेते हैं तो I1 एंड I2 दोनों लीव कर रहा है जंक्शन से, तो I1 I2 क्या आएगी, नेगेटिव आएगा, और IC एंटर कर रहा है तो I3 पॉजिटिव आएगा, तो I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करें, तो सेकंड लॉ हम फर्स्ट लूप में देखेंगे। सबसे पहले ABCF, तो I1 यहाँ से जा रहा है, यहाँ आया, अब इस डायरेक्शन मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो करंट की डायरेक्शन होगी वहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या बोला था, I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम साइन कौन सी लेंगे, ये वाली साइन हम छोड़ देंगे, हमेशा ये साइन लेंगे, तो क्या आएगा माइनस 30 I1। अब यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, अब यहाँ वोल्टेज, तो वोल्टेज में भी हम ये साइन पहली वाली साइन हम छोड़ ही देंगे, तो प्लस हो जाएगा प्लस 20। अभी ये I3, ये प्लस साइन, ये नेगेटिव साइड, तो माइनस I3 20 I3 इक्वल्स टू 0। 30 माइनस 30 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा माइनस 50, नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से सब में से 0 आप कॉमन निकाल लिए, 10 कॉमन निकाल लीजिए। ध्यान रहे, आप देखिए अगेन हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ से जा रहा है I1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड, हम पहली साइन हमेशा छोड़ देते हैं, सेकंड साइन लेंगे तो ये वाली साइन आएगी, तो ये माइनस साइन है, तो हमने क्या लिया I3 माइनस 30 I1। अब यहाँ से ऐसे जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ, तो पहली साइन तो छोड़ देनी है, तो सेकंड क्या आएगा प्लस 20 वोल्ट, ये प्लस एंड ये माइनस, तो फर्स्ट साइन हमने प्लस छोड़ दी, तो सेकंड की माइनस 20 I3 इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड लूप देखिए, सेकंड लूप क्या है ABDE, ओके। ABDE में देखिए, तो सबसे पहले
ये है, तो हम ये वाली तो प्लस साइन तो छोड़ देते, तो -30I1। फिर यहाँ से इसे जा रहा है और ये I2 इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन, मतलब ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि I2 इस डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन में होगा वो करंट वहाँ पे ही पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो हम नेगेटिव साइड छोड़ देंगे और पॉजिटिव को लेंगे +20I2। अभी यहाँ हम पॉजिटिव तो नहीं ले सकते क्योंकि मैंने क्या बोला, पहली साइन छोड़ देनी है, तो दूसरी साइन क्या हो गया -80। ध्यान रहे, वापस अगेन देख लीजिए आप एक बार, I1 यहाँ से एंटर हो रहा है, ये साइन छोड़ देनी है, ये लेनी है, तो -30I1। अब यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे जाएगा, अभी तो इस तरीके से जाएगा, तो ये I2 किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा रेजिस्टेंस का, तो हमने माइनस छोड़ देना है और ये प्लस लेना है, तो +20I1 और प्लस तो हमें छोड़ ही देना है, फर्स्ट साइन छोड़ देनी है, तो -80 = 0। आप सभी में इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो नाउ वी मूव। सो व्हाट इज वेस्टर्न ब्रीज? वेस्टर्न ब्रीज क्या है पता है आपको? वेस्टर्न ब्रीज इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ब्रीज। हम रेजिस्टेंस ब्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इससे जो हम अननोन, जिसका हम रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होगा, वो फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे, ये भी वेस्टर्न ब्रीज को रेजिस्टेंस ब्रीज भी बोलते हैं। इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ ब्रिज सर्किट of which one leg includes the component of unknown resistance। हम इसकी फिगर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लेग है, वहाँ पे एक में जो अननोन रेजिस्टेंस है हम उसका फाइंड कर सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने बनाया था? सैमुअल हंटर चेस्टी इन द ईयर ऑफ 1833 which was later popularized by Sir Charles Weston in 1843। पहले बनाया था इन्होंने और पॉपुलर किससे हुआ? चार्ल्स विस्टन। इनके नाम से ये वेस्टर्न ब्रीज जाना जाता है। द सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ 2 नॉन रेजिस्टेंस। सर्किट में क्या क्या है? 2 नॉन रेजिस्टेंस, 1 अननोन रेजिस्टेंस एंड 1 वेरिएबल रेजिस्टर। एक रेजिस्टर को हम वेरी कर सकते हैं, 2 हमें पता है रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें पता है और एक का हमें फाइंड करना है। So connected in the form of bridge, this bridge is very reliable as it gives accurate measurement। ये बहुत ही रिलायबल है, इससे हम जो भी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे वो सही ही होगा। So अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये रहा, ऐसे होता है वेस्टर्न ब्रिज। ओके, देखिए, a वेस्टर्न ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स। These are 4 arms, okay, of which 2 arms consist of known resistance। 2 हमें पता होगा रेजिस्टेंस, किसी भी 2 का पता होगा, and while other 2 arms consist of unknown resistance and variable। और 2 का हमें पता होगा, एक वेरिएबल, एक अननोन रेजिस्टेंस है इसमें। द सर्किट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर हमारा, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स भी, यहाँ अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही नहीं हुआ, अगर पोटेंशियल ही नहीं हुआ, तो हम कैसे मेजर करेंगे और किसको मेजर करेंगे? द EMF सोर्स इज अटैच्ड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। EMF सोर्स है वो किसके बीच में अटैच है? ये A एंड B, A एंड यहाँ C पॉइंट से ये EMF अटैच है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बाय, गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है? B एंड D से कनेक्टेड है, और हमारा EMF एंड C से कनेक्टेड है। द करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा करंट यहाँ पे जाएगा, जैसे I1 यहाँ से जा रहा है, या I1 - IG आएगा, तो जो करंट किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, नाउ करंट थ्रू द सेम आर रिज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ हमने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। तो लूप ABDA, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से ये जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस, तो मैंने क्या बोला था? दूसरी साइन लेनी है, तो यहाँ की हम साइन लेंगे, तो क्या आ जाएगा? I1T। फिर यहाँ से IG जा रहा है, तो ये आ गया -IGG, गैल्वेनोमीटर की साइन, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा A तक, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस और ये प्लस डायरेक्शन हुई। क्यों?
क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी रेजिस्टेंस का होगा, तो रेजिस्टेंस की जो करंट की डायरेक्शन होगी, रेजिस्टेंस की वो साइड हमारी पॉजिटिव होगी और उसकी ऑपोजिट साइड हमारी नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट साइन छोड़ देना है, तो सेकंड साइन देंगे तो प्लस I माइनस I1 आर इक्वल्स टू 0। नाउ अब सेकंड लूप लो, तो B C D B, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये हुई पॉजिटिव, ये हुई नेगेटिव साइड, तो ये माइनस I1 माइनस IG Q, यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्यों ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो इससे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइड हमें छोड़ देनी है क्योंकि हम यहाँ से आ रहे हैं, तो ये इस बार इस साइड लेनी है हमारे I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, और गैल्वेनोमीटर प्लस IG G इक्वल्स टू 0, वेयर IG जो करंट गैल्वेनोमीटर का करंट है वो 0 होगा। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, तभी ये बैलेंस रहेगा। सो अगर हम इसमें से हम जो मैनिपुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करें कि P और Q हमें पता है एंड R और S इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल है और एक अननोन है, तो हमें मिल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज द पिस्टन ब्रिज फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखें P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो अब हम नया ब्रिज देखेंगे, मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है वो किस पे काम करता है, पहले इस बेस्ड किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, पिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और हम अगर मीटर ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लाइड वायर ब्रिज, हम इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल सकते हैं, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हिस्टन ब्रिज। A meter bridge is used in finding the unknown resistance of a conductor as that of in Wheatstone bridge। हम Wheatstone bridge में जैसे फाइंड करते थे unknown resistance, वैसे ही हम इसमें भी unknown resistance फाइंड करेंगे। हम इसमें कौन से डिवाइस है देखिए, मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर, unknown resistance of length L मीटर, unknown resistance, स्क्रू गेज, कनेक्टिंग वायर, ये वायर है हमारा, स्क्रू गेज, कनेक्टिंग वायर, जो कि वन वे की, ये हमारी की हुई, और जो की ये टप टप करेंगे यहाँ से। ओके, इन द मीटर ब्रिज वन ऑफ द लेटरल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ अबाउट L मीटर। ये L मीटर का जो वायर है ये कनेक्टेड है, इसको कैसे बनाया, इसे ये रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके यहाँ पे लगाया गया है। द अदर पेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ वन नोन एंड अननोन पेयर ऑफ रेजिस्टेंस। द वन पार्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन बिटवीन बोथ रेजिस्टेंस, whereas the other part of the wire is finding the null point where the galvanometer is not showing any deflection। आप यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस में एक नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इसका जो पॉइंट है दूसरा, ये नल पॉइंट से कनेक्टेड है वायर के ऊपर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। नाउ इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज करंट इज मेड 0 बाय एडजस्टिंग, हमारे गैल्वेनोमीटर को ऐसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे जो हम ये पॉइंट है यहाँ पे टच करेंगे, तो यहाँ हमें इस पॉइंट पे टच करना है जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आए। यहाँ पे हम टच करके देखेंगे कहीं कहाँ पे 0, जहाँ पे 0 आ रहा है वहीं पे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम क्योंकि ये व्हिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो हमारा व्हिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, तो R एंड टू B अपॉन X इक्वल्स टू R A J अपॉन R J B, तो R अपॉन X इक्वल्स टू A J अपॉन J B, R अपॉन X इक्वल्स टू A J अपॉन J B, क्योंकि ये व्हिस्टन ब्रिज पे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो R अपॉन X इक्वल्स टू, जैसे कि ये L मीटर है और ये टोटल 100 है, तो ये L है तो टोटल 100 है, तो ये कितना क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। सो AJ कितना हुआ L एंड JB इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 माइनस L। तो ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज का फॉर्मूला। देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू
R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ओके, अब हम अगला देखेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वर्किंग कैन बी एक्सप्लेन्ड व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज अंडरस्टूड। हमें पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? वोल्टेज मेजर करने के लिए। इट इज डिफाइंड एज अ 3 टर्मिनल रेजिस्टर। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं रेजिस्टर के, हैविंग आइदर स्लाइडिंग और रोटेटिंग कनेक्ट दैट फॉर्म्स एन एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। In order to use potentiometer as a rheostat or variable resistor, it should have only 2 terminals with one end and the wafer. Following are the term used to describe type of potentiometer: slide port, thumb wheel, and number 3 is trimmer port. अभी slide port क्या है? This can be adjusted by sliding the wafer right or left with the finger or thumb. हम खुद कर सकते हैं फिंगर और थंब से थ्रू। थंब व्हील पोर्ट क्या है? दिस कैन बी एडजस्टेड इन फ्रीक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ स्मॉल थंब व्हील विच इज अ स्मॉल रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर। एंड ट्रिमर पोर्ट इज दिस कैन बी एडजस्टेड वंस फॉर फाइन टर्निंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। आई होप सो नाउ वी आर discussed the construction of the potentiometer. In this, the potentiometer consists of L, which is a long resistive wire and a battery of known EMF. हम यहाँ पे EMF and एक long resistive wire whose voltage is known as a drive cell voltage. Assume a primary circuit in arrangement by connecting the two end of L to the battery terminal. देखिए बैटरी टर्मिनल के साथ दोनों एंड को कनेक्ट किया गया है। One end of primary circuit is connected to the cell whose EMF E is to be measured and the other end is connected to the galvanometer. Okay, and this circuit is assumed to be secondary circuit. ये सर्किट को हम secondary circuit भी बोल सकते हैं। Now principle of potentiometer. प्रिंसिपल की हम बात करें तो ये हमारे ओम्स पे भी काम करता है। V इक्वल्स टू आई आर, वहाँ पे हमें पता है आई आर का, therefore I equals to rho L upon A। वहाँ पे rho क्रॉस सेक्शनल एरिया, L is length of the wire and A is the area, rho is density, current density. If the constant current flows through the potentiometer wire of a uniform cross sectional area and the uniform composition of material, then V equals to K1, V is directly proportional to I। कब? जब हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो हो तभी V is directly proportional to I। कब? पर याद रहे जब हम कांस्टेंट करंट फ्लो करेंगे तभी ये फॉलो करेगा। V is directly proportional to L और ये K क्या है? वहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर of a uniform cross section and uniform composition is proportional to its length when a constant current flows through it। जब constant current flow करेगा और V and I का ग्राफ कैसा आएगा? लाइन आएगा इस तरीके से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।